हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 लेकर आया हूं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपकी सीटेट परीक्षा में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। जो आपका परीक्षा है दोस्तों 20 अगस्त को आपकी सीटेट की परीक्षा है, इसलिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें और अपनी तैयारी में इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 10 प्रश्न है। 10 प्रश्न में से देखिए आप कितने सही कर पाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित शिक्षा का भाग नहीं है। दोस्तों, प्राथमिक गणित शिक्षा कौन सा भाग नहीं है। जो प्राथमिक में गणित शिक्षा की पढ़ाई होती है दोस्तों, उसमें कौन सा भाग नहीं है। प्रायिकता, प्रतिमान, आंकड़ों का प्रबंधन या अनुमान लगाना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रायिकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रायिकता बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। प्रायिकता बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि प्रायिकता जो होता है दोस्तों टीजीटी में होता है, 6 to 8 में, 10th में आता है, 12th में प्रायिकता। कीर्तिमान, आंकड़ों का प्रबंधन और अनुमान लगाना, ये आपके प्राथमिक शिक्षा के भाग होते हैं गणित में। तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए। गणित पाठ्यक्रम दोस्तों कैसा होना चाहिए, सुसंगत और स्थैतिक। दोस्तों सुसंगत होना चाहिए पर स्थैतिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, स्थैतिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों स्थैतिक तो होना ही नहीं चाहिए, गतिविधि पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे महत्वाकांक्षी और सुसंगत दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम महत्वाकांक्षी और सुसंगत होना चाहिए। तो डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है। दोस्तों, सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है। ए है पुनर्बलन व सजा, नहीं होना चाहिए दोस्तों। बी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों, सही है अभी तक। सी है अवलोकन एवं अनुकरण, ये भी गलत है दोस्तों। भाषा विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को सुसाध्य करता है। तो दोस्तों क्या होना चाहिए, इन दोनों में से डी और बी में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है दोस्तों, बी बिल्कुल सही उत्तर है, कि विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन होना चाहिए दोस्तों। तभी सीखने में सबसे ज्यादा आवश्यक होगा दोस्तों, जब खुद प्रेरित होगा बच्चा जब ही सीख पाएगा। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है। निम्न में से दोस्तों किसका समर्थन नहीं किया जाता है। परीक्षा के लिए अधिगम, रचनात्मक और विवेचनात्मक चिंतन, संकलनात्मक समझ और अनुभवात्मक अधिगम। तो दोस्तों क्या नहीं किया जाता, किसका नहीं किया जाता दोस्तों, नेगेटिव पूछना है तो ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परीक्षा के लिए अधिगम ही नहीं किया जाता दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया जाता है। तो परीक्षा के लिए अधिगम, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, रचनात्मक और विवेचनात्मक कक्षा इसका किया जाता है दोस्तों, संकलनात्मक समझ का किया जाता है और अनुभवात्मक अधिगम का किया जाता है। तो ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षिका को विद्यार्थी के किस व्यवहार से यह इंगित होगा कि वह दृष्टि बाधित है। किस के इंगित होगा दोस्तों वह दृष्टि बाधित है। ए श्यामपट्ट को बहुत दूर से पहनने को चुनना, बी सूक्ष्म जानकारी वाले भौतिक नक्शे को पढ़ना, सी बारीक मुद्रक वाले कार्यपत्रों को तुरंत पूरा करना, या डी है पढ़ने में चुनौती महसूस करना और पढ़ते समय आंख मिचकाना। तो डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, डी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, कि एक शिक्षिका दोस्तों कैसे इंगित करेगी व्यवहार को देखकर कि वह दृष्टिबाधित है, पढ़ने में चुनौती महसूस करना और पढ़ते समय आंखें मिचकाना। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, कि खालिस्तान समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। समाजीकरण का दोस्तों प्राथमिक कारक कौन सा है, कानून, सामाजिक नीति, पुस्तकालय, परिवार। तो कौन है दोस्तों, परिवार बिल्कुल इज द राइट आंसर दोस्तों। प्राथमिक कारक कौन सा, प्राइमरी जो आपका फैक्टर है दोस्तों वो है आपका परिवार। ठीक है, परिवार इज द राइट आंसर, ए डी इज द राइट आंसर है दोस्तों, परिवार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि दोस्तों 75 है, तो उसकी मानसिक आयु होगी। तो मानसिक आयु दोस्तों कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला आपको पता है, IQ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, MA/CA इजको मल्टीप्लाई 100। ठीक है, IQ कितने दे रखी है दोस्तों, 75 दे रखी है। MA मेंटल एज आपसे पूछी है दोस्तों, मानसिक आयु, और वास्तविक आयु आपको दे रखी है 12 है, क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं दोस्तों इसे। मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, यहाँ से काट दीजिए, 25 से कट जाएंगे, 25 30 75, 25 चौका 100, 4 से 12 कट जाएगा दोस्तों 3 बार, और 3 के 3 में मल्टीप्लाई होगी तो MA इक्वल्स टू कितना आ जाएगा दोस्तों, MA इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 9। 3 9 होता है दोस्तों, तो 9 वर्ष इसकी मानसिक आयु हो जाएगी दोस्तों। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है, या तो आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा कि IQ का फॉर्मूला क्या है, MA/CA मल्टीप्लाई 100 आपको याद रखना है, या आपसे डिजिट दे देगा दोस्तों, तो किसी का एक का मान पूछ सकता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह दोस्तों। अपनी जब बच्चा किस अवस्था में अपने आप को खुद की पहचान खोजने की चाह रखता है और अमूर्त सोच विकसित होती है दोस्तों, शिशुअवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, किशोरावस्था इज द राइट आंसर दोस्तों। किशोरावस्था बिल्कुल सही उत्तर है, डी बिल्कुल सही है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है, केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका, आनुवांशिकता और पर्यावरण कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया, या डी है केवल बच्चों का भौतिक परिवेश। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल बच्चों का भौतिक परिवेश होगा। ये तो बिल्कुल ही गलत दोस्तों, मैंने आप लोगों को कह रखा है कि यहाँ केवल वर्ड आता है वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा अपने आप में, तो ये भी गलत, केवल और केवल पाल को। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि आनुवांशिकता और पर्यावरण कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये हमारी वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से देखेंगे। स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गत्यात्मक कौशल होता है दोस्तों ग्रोस मोटर स्किल। कौन सा, ग्रोस मोटर स्किल होता है स्थूल। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ग्रोस मोटर, एक ग्रोस होता है दोस्तों, एक फाइन मोटर स्किल होता है। तो फाइन तो होता है छोटी जो हम क्रिया होती हैं, जो हमारे हाथ पैर जिससे हम छोटी क्रियाएं करते हैं, वो फाइन मोटर स्किल होता है। ग्रोस होता है स्थूल, कि जिसमें हमारी मांसपेशी, बड़ी मांसपेशियां काम करती हैं दोस्तों। जैसे भागना, भागना ही हमारा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, पकड़ने में छोटी करेगी, फाइन मोटर स्किल है। आड़ी तिरछी रेखा खींचना वो ये फाइन है दोस्तों, और निचोड़ना ये भी फाइन है। तो भागने में हमारे हाथ पैर सब शरीर पूरा काम करता है, तो ए इज द राइट आंसर दोस्तों। स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 20 अगस्त तक लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।